तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि गूगल पर विज्ञापन कैसे सेटअप और चलाते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे कि अपनी पहली कैंपेन कैसे बनानी है, कीवर्ड्स कैसे ढूंढने हैं और अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में कैसे सोचना है। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि गूगल के प्लेटफॉर्म पर अपना पहला विज्ञापन कैसे बनाना है, चाहे आप गूगल सर्च एड्स कर रहे हों, डिस्प्ले एड्स या यूट्यूब पर विज्ञापन। गूगल के नेटवर्क पर विज्ञापन चलाने के लिए हमारे पास विज्ञापनों के प्रकारों और तरीकों का बहुत बड़ा चयन है। तो गूगल एड्स बहुत से लोगों को बहुत उलझन भरा और डरावना लगता है, और मेरी उम्मीद है कि इस वीडियो के अंत तक आपको यह एहसास होगा कि यह कुछ ऐसा है जो आप भी कर सकते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म पर 1 दशक से भी ज़्यादा समय से विज्ञापन चला रहा हूँ। मैंने इस दौरान उनके विज्ञापन प्लेटफॉर्म को बदलते हुए देखा है, लेकिन आप जानते हैं, आज मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए बहुत कुछ है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह उपयोगी लगेगा। तो चलिए सीधे इसमें कूदते हैं और अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम गूगल के एड्स प्लेटफॉर्म पर जाएं। तो मैं business.google.com पर हूं। मैं नीचे इसका लिंक छोड़ दूंगा ताकि अगर आप मेरे साथ साथ चलना चाहें और अपना अकाउंट बनाना चाहें तो कर सकें। सबसे पहली चीज़, जाहिर है आपको एक गूगल अकाउंट सेटअप करना होगा। तो मैं स्टार्ट नाउ पर क्लिक करने जा रहा हूं, और इस पहले स्टेप में हम गूगल एड्स पर अपना पहला कैंपेन बनाने जा रहे हैं। और इस वीडियो में मेरा असली मकसद यही है कि मैं आपकी पैसे बचा सकूं, या आपको उन सिरदर्दों और गलतियों से बचा सकूं जो मैंने पहले की हैं। भले ही मैं यहाँ सिर्फ एक टिप या सुझाव ही दूं जो आपके लिए वाकई बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए अपनी पहली कैंपेन बनाना शुरू करते हैं। मैं यहाँ अपना बिजनेस नाम भरने जा रहा हूँ, हम अपनी वेबसाइट डालेंगे और फिर यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि गूगल के एड्स प्लेटफॉर्म पर कभी-कभी अलग-अलग पेज दिखाए जाते हैं। तो अगर आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं और आपको वही पेज नहीं दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है, तो ऐसा गूगल कभी-कभी करता है, लेकिन जब हम उनके इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो आखिर में सब कुछ एक जैसा ही होगा। तो चलिए मैं अपना बिजनेस नाम डालता हूँ। इसके लिए मैं सेंट्रल मीडिया डालने जा रहा हूँ, जो कि हमारी मार्केटिंग एजेंसी है। मैं हमारी वेबसाइट जोड़ने जा रहा हूँ, और अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप अपना बिजनेस फ़ोन नंबर या अपनी ऐप डाउनलोड पेज भी डाल सकते हैं। फिर मैं आगे बढ़कर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो गूगल इसे हमारे लिए जितना संभव हो सके उतना आसान और सरल बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि हम अपनी पहली कैंपेन सेट कर सकें। और इस अगली पेज पर उन्होंने पहले से ही हमारे बारे में सारी जानकारी भर दी है, तो उन्हें पहले से पता है कि उस पर क्या है और हम उस वेबसाइट पर किस बारे में बात करते हैं या उसका उद्देश्य क्या है। और आप निश्चित रूप से इसे हटा सकते हैं या इसमें कुछ जोड़ सकते हैं, और इसे अपने व्यवसाय के अनुसार खास तौर पर संशोधित कर सकते हैं। और अभी के लिए यह इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हम बाद में इन सब चीज़ों को बदल भी सकते हैं। और अगर मैं सच में कोई विज्ञापन चला रहा होता तो शायद मैं इसे थोड़ा संशोधित करता और इसे अपने अभियान के लक्ष्यों और गूगल को मेरे बारे में क्या जानना चाहिए इस पर और अधिक विशिष्ट बनाता। लेकिन इस ट्यूटोरियल के लिए मैं यहाँ बस नेक्स्ट पर क्लिक करने वाला हूँ, क्योंकि ये जानकारी अभी के लिए ठीक लग रही है। यहाँ पर हम अपने यूट्यूब चैनल, अपनी ऐप, अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल या अपने फ़ोन नंबर को लिंक कर सकते हैं। मैं सलाह दूंगा कि आप इन सभी को लिंक करें। अगर आपके पास गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं है तो मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया गया है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे सेटअप करें। ये आपकी कंपनी के लिए वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है, ताकि लोग रिव्यू छोड़ सकें, ताकि लोग आपका बिजनेस ढूंढ सकें। और गूगल बिजनेस प्रोफाइल सेटअप करना बहुत आसान है और ये बिल्कुल मुफ्त है, इसलिए मैं आपको यही करने की सलाह दूंगा। तो आप यहाँ पर इनमें से कोई भी अकाउंट जोड़ सकते हैं जिसे आप लिंक करना चाहते हैं। इससे आगे चलकर जब हम अपनी पहली ऐड चलाना शुरू करेंगे तो सब कुछ और भी आसान हो जाएगा। तो मैं अभी के लिए इसे छोड़ने वाला हूं, क्योंकि ये एक ट्यूटोरियल है, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता था। अब ये हिस्सा यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अब हम अपनी कैंपेन के लक्ष्यों को देख रहे हैं। देखिए, हर किसी के गूगल एड्स चलाने के अलग अलग लक्ष्य होंगे। ये आपके बिजनेस के प्रकार पर निर्भर करता है। तो चलिए इनमें से कुछ लक्ष्यों को जल्दी से देख लेते हैं। परचेसेस यानी खरीदारी, ये मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो किसी प्रकार का ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके पास एक शॉपिफाई स्टोर हो और आप भौतिक उत्पाद, डिजिटल उत्पाद या सेवाएं बेच रहे हों। आपका लक्ष्य ये होगा कि लोग आपके उत्पाद को खरीदें। और फिर हमारे पास अन्य प्रकार के व्यवसाय भी हैं, जैसे कि अगर आप वास्तव में लीड्स चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक मार्केटिंग एजेंसी, लैंडस्केपिंग कंपनी या प्लम्बिंग कंपनी हैं और आप बस लोगों से संपर्क करना चाहते हैं, आप लीड्स चाहते हैं, आप उनकी जानकारी चाहते हैं ताकि आप उन्हें फ़ोन कर सकें या ईमेल भेज सकें, तो यही आपका लक्ष्य होगा। और फिर फ़ोन कॉल लीड्स भी हैं, और इसके अलावा भी कई तरह के विज्ञापन हैं जिन्हें हम चला सकते हैं। शायद आप पेज व्यूज़ पाना चाहते हैं या आप थोड़ी प्रसिद्ध चाहते हैं, तो यही आपका लक्ष्य होगा, यानी इंप्रेशंस या ब्रांड अवेयरनेस पर ध्यान देना।
और अगर हम सी मोर पर क्लिक करें तो हमारे पास और भी विकल्प होते हैं बहुत ही खास चीज़ों के लिए जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे व्यवसाय के लिए दिशा निर्देश लें या हम न्यूज़लेटर के लिए साइन अप्स चाहते हैं, तो ये रहे वे सारे विकल्प जो हमारे पास हैं। अब मेरे लिए इस ट्यूटोरियल में मेरा लक्ष्य ये होगा कि मैं अपनी मार्केटिंग एजेंसी के लिए लीड्स पाना चाहता हूँ, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि लोग हमें पैसे दें ताकि हम उनकी मदद कर सकें, जैसे कि उनके लिए विज्ञापन चलाना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा लक्ष्य ये होगा कि लोग लीड फॉर्म सबमिट करें। लेकिन चिंता मत कीजिए, अगर आपके लक्ष्य अलग हैं तो भी ये ट्यूटोरियल आपके लिए प्रासंगिक रहेगा। ये यहाँ की एक छोटी सी डिटेल है। तो हम एक यूआरएल डालने वाले हैं। जब कोई वास्तव में संपर्क करता है और वह लीड फॉर्म सबमिट करता है, तो वह जिस पेज पर पहुंचेगा उसके लिए मैं अपनी वेबसाइट पर एक कस्टम डोमेन बना सकता हूं जहां मैं लोगों को भेज सकता हूं, जैसे कि एक धन्यवाद पेज या चेकआउट पेज या कुछ ऐसा, जब वे यह प्रक्रिया पूरी कर लें। और आप देख सकते हैं कि जब हम परचेसेस पर क्लिक करते हैं तो खरीद पूरी करने के बाद हम उन्हें कहाँ भेजना चाहते हैं, हम यहाँ ये तय कर सकते हैं। तो हम यहाँ इसी विकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे और एक बार जब हमने ये चुन लिया तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है? और अगर आपके पास कोई विशेष लैंडिंग पेज नहीं है जहां आप लोगों को फॉर्म भरने के बाद भेजना चाहते हैं, तो आपके पास इसे मैन्युअली सेट करने का विकल्प भी है, यानी कि कोड का उपयोग करके जब हम अपनी पहली कैंपेन बना लेंगे। तो मैं अभी के लिए वही विकल्प चुनने जा रहा हूं क्योंकि मैं आपको गूगल के प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन चलाने से जुड़ी बाकी महत्वपूर्ण बातें दिखाना चाहता हूं। तो मैं ऐसा करूंगा और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। ठीक है, अब हम शायद वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में हैं और मैं सच में चाहता हूं कि आप ध्यान दें, ठीक है? क्योंकि अभी गूगल चाहता है कि एआई आपके लिए विज्ञापन चलाए और मैं लोगों को बस थोड़ा सतर्क रहने के लिए कहना चाहता हूं। क्योंकि जो हम वास्तव में करने जा रहे हैं वह यह है कि हम यहां इस पर क्लिक करेंगे। अब अगर आपको ये दिखाई नहीं देता तो कोई बात नहीं, आप फिर भी उस विज्ञापन प्रक्रिया से गुजर सकते हैं जिसमें वे आपको भेज रहे हैं। लेकिन अभी गूगल जो हमें करने के लिए कह रहा है वह ये है कि वे चाहते हैं कि हम सर्च, यूट्यूब, डिस्प्ले और मूल रूप से जहां भी गूगल एआई को लगता है कि आपके विज्ञापन के लिए सबसे अच्छा है, वहां विज्ञापन चलाएं। लेकिन पिछले 10 सालों में विज्ञापन चलाने के अनुभव से मैंने जो सबसे बड़ी बातें सीखी हैं, उनमें से एक ये है कि आपको किसी एक खास प्रकार के विज्ञापन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसमें माहिर बनना चाहिए और फिर आप अन्य प्रकार के विज्ञापन चलाने की ओर बढ़ सकते हैं। तो शायद आप इस वीडियो पर इसलिए आए हैं क्योंकि आप गूगल सर्च एड्स के बारे में सीखना चाहते थे, है ना? जब लोग गूगल एड्स के बारे में सोचते हैं, तो वे सोचते हैं, मैं आपको एक उदाहरण दिखा देता हूँ। अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि जब कोई गूगल पर कुछ सर्च करता है और आपका विज्ञापन वहाँ दिखता है ना? यह पारंपरिक गूगल ऐड है और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को यहीं से शुरू करना चाहिए, यानी गूगल सर्च एड्स से। मैं आपको यहाँ यही सिखाने जा रहा हूँ कि ये कैसे करना है। अभी गूगल ने हमें इस चीज़ में रखा है, अगर आप ऊपर बाएं कोने में देखें, वहाँ, जिसे परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन कहा जाता है। और मुझे लगता है कि जब लोग गूगल एआई से एड्स चलवाते हैं और ये एड्स यूट्यूब जैसे अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर या रैंडम वेबसाइट्स के साइड में डिस्प्ले एड्स के रूप में चलते हैं, तो सब कुछ बहुत उलझन भरा हो जाता है। तो मैं जो सुझाव देता हूँ वह ये है कि हम यहाँ इस पर क्लिक करेंगे ताकि अन्य कैंपेन टाइप्स देख सकें। ठीक है, तो आप यहाँ अलग-अलग प्रकार के एड्स देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए हम यहीं सर्च ऐड के साथ रहेंगे और फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब जब हमने तय कर लिया है कि हम गूगल सर्च एड्स चला रहे हैं, तो चलिए इसे शुरू करते हैं और हम कीवर्ड्स के बारे में और उन्हें टारगेट कैसे करें, इसके बारे में जानेंगे और मैं आपको यहाँ कुछ अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है? तो जो इन्होंने किया है वो ये है कि इन्होंने हमारी वेबसाइट से जानकारी ली है, क्योंकि मैंने शुरुआत में essentialmedia.com डाला था, तो इन्हें पता है कि हम किस बारे में हैं और ये हमारे लिए यहाँ कुछ कीवर्ड्स सुझा रहे हैं जिनसे हम शुरुआत कर सकते हैं। अब मैं इनमें से कुछ को डिलीट करने वाला हूँ क्योंकि मैं ई-कॉमर्स, होस्टिंग या वेबसाइट बिल्डिंग के लिए एड्स नहीं चलाना चाहता। मैं अपने बिजनेस के लिए एड्स चलाना चाहता हूँ, जो कि एक मार्केटिंग एजेंसी है, सही है? तो मैं आपको कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो 4 कीवर्ड्स, मान लीजिए कि हम कुछ ऐसा टाइप करते हैं जैसे मार्केटिंग एजेंसी फिलाडेल्फिया, ठीक है? तो अब कोई भी व्यक्ति जो फिलाडेल्फिया में मार्केटिंग एजेंसी से संबंधित कुछ भी सर्च करता है, तो हम गूगल एड्स में दिख सकते हैं जब कोई उस तरह का सर्च करता है ना? तो हम मार्केटिंग एजेंसी फिलाडेल्फिया सर्च कर सकते हैं और यहाँ हम कुछ रिजल्ट्स देख सकते हैं। हम स्पॉन्सर्ड रिजल्ट के रूप में पहली पसंद के तौर पर भी दिख सकते हैं जब कोई इसे सर्च करता है। अब यहाँ ये बिजनेस एड्स भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे करना है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत कीमती हो सकता है। लेकिन जब कोई इसे सर्च करता है तो ये इससे संबंधित कुछ भी हो सकता है।
यह जैसे कि मार्केटिंग एजेंसी फिलाडेल्फिया का सामान्य विचार है। ठीक है, तो अब जो मैंने दूसरी लाइन के लिए किया, उदाहरण के तौर पर दिखाने के लिए मैंने उन्हें उद्धरण चिह्नों में रखा। और उद्धरण चिह्न क्या करते हैं? वे मूल रूप से गूगल को यह बताते हैं कि आप उन सर्च रिजल्ट्स में दिखना चाहते हैं जिनमें एड्स एजेंसी और फिलाडेल्फिया शब्द हों। तो ये इसे थोड़ा सीमित कर देता है और गूगल को बताता है कि जब आप उद्धरण चिह्न लगाते हैं तो आप उन्हीं खास शब्दों को ढूंढ रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वे उसी क्रम में हों, लेकिन आप उन्हीं खास शब्दों को टारगेट कर रहे हैं। और फिर यहाँ आखिरी विकल्प है जब हम इसे ब्रैकेट्स में डालते हैं। और जब आप इसे ब्रैकेट्स में डालते हैं तो ये बहुत ही खास और बिल्कुल सटीक शब्दावली होती है जो कोई टाइप करता है, तभी आपका विज्ञापन वास्तव में गूगल पर दिखाई देगा। और ऐसा लगता है कि उनके पास, यहाँ आपको थोड़ा और अच्छे से दिखाने के लिए आप देख सकते हैं कि कीवर्ड बिना किसी उद्धरण चिह्न या ब्रैकेट्स के ब्रॉड मैच होता है, तो उससे संबंधित कोई भी चीज़ हो, आपका विज्ञापन गूगल एड्स पर दिखाई देगा। वे उद्धरण चिह्न फ्रेज मैच होते हैं, तो उन शब्दों का कोई भी मिश्रण किसी भी क्रम में हो सकता है, लेकिन फिर भी उस वाक्यांश से मेल खाता है। और फिर यहाँ ब्रैकेट्स एग्जैक्ट मैच के लिए होते हैं। तो अगर मैं सभी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करता हूं उदाहरण के लिए, तो लोगों को विशेष रूप से मार्केटिंग फिली ही सर्च करना होगा। बिल्कुल उसी तरह से उन्हें गूगल में वही टाइप करना होगा ताकि मेरा विज्ञापन दिखाई दे। और कई कारण हो सकते हैं कि आप ब्रैकेट्स, उद्धरण चिह्न या सिर्फ सामान्य ब्रॉड चीज़ों का इस्तेमाल क्यों करना चाहेंगे। तो मैं सलाह दूंगा कि आप इसे ध्यान से देखें और इनमें से कई अलग-अलग कीवर्ड्स भरें, क्योंकि आपको बहुत सारे कीवर्ड्स को टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप पाएंगे कि कुछ कीवर्ड्स ज़्यादा महंगे होंगे या कुछ कीवर्ड्स कम महंगे होंगे जब आप वास्तव में विज्ञापन चला रहे होंगे। और हम इसके बारे में बाद में और बात करेंगे जब हम विज्ञापन चलाने की लागतों को देखेंगे। लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप अपने कीवर्ड्स भरें, कम से कम 6 से 10 कीवर्ड लाइनों को यहाँ डालें जो उस चीज़ से संबंधित हों जिसे आप विज्ञापित करना चाहते हैं जब कोई गूगल पर सर्च कर रहा हो। ठीक है, तो मैंने कुछ कीवर्ड्स भर दिए हैं। शायद मैं इसे और भी ज़्यादा करता, लेकिन ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल है, तो मैं कीवर्ड्स के लिए इतना गहराई में नहीं जाऊँगा। और आप इन्हें कभी भी बदल सकते हैं। आप बाद में वापस जाकर इन्हें बदल सकते हैं, तो ज़्यादा सोच विचार ना करें। बस इतना सोचें कि लोग आपको गूगल एड्स पर ढूंढने के लिए क्या सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास गूगल एआई भी है जो हमारे लिए कीवर्ड्स जनरेट कर रहा है। आइए देखें कि इनके पास क्या है, क्योंकि हो सकता है कि इनके पास हमारे लिए कुछ अच्छे आइडियाज़ हों। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि उनके आइडियाज़ बहुत ख़राब थे, तो ठीक है। अब चलिए लोकेशंस, भाषाओं, ऑडियंस और नेटवर्क्स के बारे में बात करते हैं। ये आपके पहले ऐड चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो से ये समझें कि जब आप लोकेशंस के बारे में सोच रहे हों और अपने एड्स चला रहे हों, तो आपको ये समझना चाहिए कि जितना व्यापक आपका ऐड चलाने का दायरा होगा, उतना ही सस्ता ये पड़ेगा। इसके विपरीत अगर आप अपना ऐड किसी खास जगह पर चलाना चाहते हैं, तो ये काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ई-कॉमर्स बिजनेस हैं और आप जैसे शॉपिफाई पर सामान बेच रहे हैं और आप इसे पूरे अमेरिका में कहीं भी बेच सकते हैं, तो मैं सलाह दूंगा कि आप अपना ऐड पूरे देश में चलाएं, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता पड़ेगा। इसके विपरीत अगर आप एक शॉपिफाई स्टोर चला रहे हैं और आप सिर्फ खास तौर पर जैसे इलिनॉय या शिकागो में ही ऐड चलाना चाहते हैं, तो ये काफ़ी महंगा पड़ेगा। और इसका कारण ये है कि जब आप अपने संभावित दर्शकों या लोकेशन को सीमित करते हैं, तो उन एड्स के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है और स्वाभाविक रूप से आपके एड्स महंगे हो जाते हैं। क्योंकि गूगल एड्स जिस तरह से काम करता है, वह मूल रूप से एक नीलामी है। तो आप अपनी ऐड को सबसे ऊपर दिखाने के लिए दूसरे व्यवसायों के खिलाफ बोली लगा रहे होते हैं और इसी तरह आप ऐड जीतते हैं मूल रूप से। तो हर बार जब कोई ऐड चलती है और हर बार जब कोई उस ऐड पर क्लिक करता है, तो आप उन दूसरे लोगों के खिलाफ बोली लगा रहे होते हैं जो ऐड खरीद रहे हैं। और मैं इसमें बहुत ज़्यादा जटिलता नहीं लाना चाहता, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर आप इसे सीमित कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी बहुत ख़ास काउंटी या बहुत ख़ास शहर में ऐड चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह काफ़ी महंगा हो जाएगा। अब कुछ लोगों के लिए यह ज़रूरी है, जैसे कि अगर मैं एक मार्केटिंग एजेंसी चला रहा हूं, तो मैं शायद सिर्फ स्थानीय व्यवसायों के लिए ही काम करना चाहूँगा, क्योंकि मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता हूं, है ना? तो शायद मुझे पेंसिल्वेनिया में ऐड चलाना पड़ेगा। तो अपने स्थान के लिए यह तय करें कि आप खास तौर पर कहाँ अपना ऐड चलाना चाहते हैं। तो मेरे लिए असल में मैं एक कस्टम लोकेशन चुनने जा रहा हूँ, क्योंकि मार्केटिंग एजेंसी के लिए हम सच में पेंसिल्वेनिया में ऐड चलाना चाहते हैं। शायद हम न्यू जर्सी में भी करना चाहें, लेकिन हम डेलावेयर में नहीं करना चाहते। तो जब हम ऐसा कर रहे होते हैं, तो ये हमें हमारी संभावित पहुंच दिखाएगा और फिर आप शामिल करें, बाहर करें या आसपास चुन सकते हैं।
तो मान लीजिए कि किसी वजह से मैं डेलावेयर में ग्राहकों को नहीं चाहता। शायद कोई कानूनी वजह है या कोई और कारण है, जैसे कि मुझे पता है मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके पास टो ट्रक हैं और वे दूसरे राज्यों में नहीं जा सकते। और इसलिए ऐसे राज्य में विज्ञापन चलाने का कोई मतलब नहीं है जहां शायद आपके पास लाइसेंस नहीं है ना? तो आप उन जगहों को बाहर करना चाहेंगे जहां आप अपना विज्ञापन नहीं चलाना चाहते हैं। तो अब मेरा विज्ञापन न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया में चलेगा और मैं विशिष्ट स्थान भी चुन सकता हूँ। जैसे मैं चाहूँ कि ये ऑनलाइन टाउन पेंसिल्वेनिया में चले, है ना? और इसलिए आप अपने व्यवसाय के अनुसार जितना चाहें उतना सीमित कर सकते हैं। तो एक बार जब हमने अपनी लोकेशन सेट कर ली और तय कर लिया कि हम अपना विज्ञापन कहाँ चलाएंगे, तब हम भाषाओं पर भी ध्यान देंगे। अब मेरे लिए, मेरी एजेंसी के लिए मैं कोई और भाषा नहीं बोलता, तो शायद मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा कि सिर्फ व्यापारिक दृष्टिकोण से कभी-कभी किसी दूसरी भाषा में विज्ञापन चलाना बहुत सस्ता पड़ता है और आप ऐसे क्लाइंट्स पा सकते हैं जो जैसे पोलिश बोलते हैं या कुछ और फिलाडेल्फिया में कोई और मार्केटिंग एजेंसी पोलिश में विज्ञापन नहीं चला रही है, तो आप उसमें बहुत अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। लेकिन यह एक अलग विषय है जिसे किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है? और फिर हमारे पास ऑडियंस सेगमेंट्स हैं, तो इसमें आपको अपने संभावित ग्राहक के प्रकार के बारे में सोचना होगा और वे किस चीज़ में रुचि रखते हैं, इसके बारे में विचार करना होगा। ये गूगल को आपके विज्ञापन को सही लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है और इसलिए हम विशिष्ट चीज़ों के लिए खोज सकते हैं, जैसे कि शायद हम किसी कारणवश केवल महिलाओं को ही अपना विज्ञापन दिखाना चाहते हैं। यह आपके व्यवसाय पर निर्भर करता है। हो सकता है कि आपके 80% ग्राहक महिलाएं हों, तो आप केवल महिलाओं को ही अपना विज्ञापन दिखाना चाहें। या फिर आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जिन्हें किसी विशेष खेल या शौक में रुचि हो। ये सभी अलग-अलग चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो हम तय कर सकते हैं कि वे लोग कौन हैं, है ना? क्या वे शादीशुदा लोग हैं? क्या वे सिंगल हैं? क्या वे कॉलेज शिक्षित हैं या नहीं हैं? क्या उनके पास खुद का घर है या नहीं? सही है। अगर हमारे पास एक होम इंश्योरेंस कंपनी है और हम उसके लिए विज्ञापन चला रहे हैं, तो हम ऐसे लोगों को विज्ञापन नहीं दिखाना चाहेंगे जो किराए पर रहते हैं, है ना? उसका कोई मतलब नहीं बनता। अब ध्यान रखें कि इन सब चीज़ों से आपकी संभावित ऑडियंस सीमित हो जाएगी, जिससे कीमत भी बढ़ जाएगी। तो इन चीज़ों को तभी चुनें जब आपको सच में लगे कि ये आपके विज्ञापन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो आप चलाने वाले हैं, ठीक है? तो जैसे कि अगर हम किसी विश्वविद्यालय के लिए विज्ञापन चला रहे हैं, तो हम उसे ऐसे लोगों के लिए नहीं चलाना चाहेंगे जिन्हें विश्वविद्यालय जाने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है ना? तो आप यहाँ से हर एक विकल्प को देख सकते हैं, उनमें से किसी का भी आप पर लागू न होना सुनिश्चित कर सकते हैं। शायद वे लागू होते हों, आप उन्हें चुन सकते हैं। हम ये चुन सकते हैं कि उनके शौक क्या हैं, उनकी रुचियाँ क्या हैं, शायद वे वास्तव में रुचि रखते हैं। हमारे अधिकांश ग्राहक समाचार और राजनीति या खेल और फिटनेस में रुचि रखते हैं। हम इन सभी चीज़ों को यहाँ चुन सकते हैं जब हम इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, ठीक है? और फिर हमारे पास है ऑब्जर्वेशन या टारगेटिंग। ये हमारे अभियान की सेटिंग है। तो अगर आप टारगेटिंग कर रहे हैं, तो ये तब लागू होगा जब आप ये विकल्प चुनेंगे। ये उन विशेष लोगों को टारगेट करेगा। ऑब्जर्वेशन आपके अभियान की पहुंच को वास्तव में सीमित नहीं करेगा। यह केवल आपको बोली को समायोजित करने का विकल्प देगा, उन लोगों की रुचियों या जनसांख्यिकी के आधार पर। यह एक ऐसी डिटेल है जिसे शायद आपको अभी अपने पहले विज्ञापन के लिए जानने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हमारे पास गूगल सर्च पार्टनर्स नेटवर्क भी है। तो ये अन्य वेबसाइट्स पर भी दिखेगा जब लोग उन शब्दों को सर्च करेंगे जो हमारे लिए प्रासंगिक हैं। अब शायद मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि मैं वास्तव में सिर्फ गूगल एड्स ही करना चाहता हूँ। मैं गूगल सर्च एड्स करना चाहता हूँ जब लोग मुझे सर्च कर रहे हों, ठीक है? तो मैं यहाँ गूगल सर्च पार्टनर्स और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क दोनों से इसे डीसेलेक्ट कर दूंगा। मुझे पता है कि वे इसकी सिफारिश करते हैं, लेकिन मैं इसे बाद में भी जोड़ सकता हूँ, तो फिलहाल मैं इन्हें डीसेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ डन पर क्लिक करूँगा और ये हमारे पहले कैंपेन की सेटिंग्स होंगी। तो जब हमने ये सब तय कर लिया है, अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो हमने अपना पहला कैंपेन बनाना पूरा कर लिया है। अब हम अपना विज्ञापन बनाएंगे। हम यह तय करेंगे कि हमारा विज्ञापन कैसे दिखाई देगा। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें शब्दों के चयन के बारे में सोचना चाहिए। हमें यह भी सोचना है कि हम लोगों को कहाँ भेज रहे हैं, किस वेबसाइट पर भेज रहे हैं। तो आइए इसे यहाँ विस्तार से देखें और मैं आपको दिखाऊंगा कि यह पहला विज्ञापन कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम अपनी अंतिम URL डाल रहे हैं। अंतिम URL मूल रूप से वह जगह है जहां आप लोगों को भेज रहे हैं। जब वे आपके विज्ञापन पर क्लिक करें, तो आप उन्हें कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो ये शायद आपकी वेबसाइट का कोई विशेष पृष्ठ होगा या कोई विशेष ऐप, लैंडिंग पेज या फॉर्म होगा जिसे लोगों को भरना है। तो हम तय करेंगे कि वह क्या होगा और फिर हम अपने हेडलाइन भरना शुरू करेंगे। ठीक है, तो लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं मैं कैसे तय करूं, जैसे जब मैं विज्ञापन बना रहा हूं तो कौन से शब्द इस्तेमाल करूं। और मेरी आपको सलाह है कि पहिया फिर से बनाने की कोशिश न करें। और इसलिए
मेरा मतलब है, जो मैंने हमेशा किया है वह यह है कि बस देखें कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और फिर उसे प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करें, खासकर अगर वह किसी अलग जगह पर हो। तो उदाहरण के लिए, अगर मैं फिलाडेल्फिया में एक मार्केटिंग एजेंसी चला रहा हूं, तो शायद मैं लॉस एंजल्स में मार्केटिंग एजेंसी सर्च करना चाहूंगा और वहां के विज्ञापन परिणाम देखूंगा कि क्या दिखता है, क्योंकि कभी-कभी आपको वहां से बहुत अच्छी प्रेरणा मिल सकती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको दूसरों के विज्ञापनों की नकल करनी चाहिए, लेकिन आप इसे सिर्फ प्रेरणा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम मार्केटिंग के निंजा हैं, ये एक बहुत ही दिलचस्प लाइन है, ये बहुत ही आकर्षक है। और मैं जाकर अन्य शहरों में इसी तरह के व्यवसाय देख सकता हूँ, है ना? और ये सभी यहाँ सिराक्यूज़, न्यूयॉर्क में मार्केटिंग एजेंसियों के विज्ञापन हैं। और आप जानते हैं, मुझे कॉपी या हेडलाइन के लिए कुछ बहुत अच्छे आइडिया मिल सकते हैं, जिन्हें मैं शायद इस्तेमाल कर सकूं। बिल्कुल, किसी की खास आप जानते हैं, विशेष शब्दावली चुराना नहीं है, लेकिन यह प्रेरणा के लिए वाकई बहुत अच्छा है। तो मैं वापस जाऊंगा और जब मैंने कुछ रिसर्च कर ली है, कुछ संभावित हेडलाइंस के बारे में सोच लिया है, या ऐसी चीजें जो मैं आगे ला सकता हूं, फिर मैं उन विज्ञापनों को भरना शुरू करूंगा। तो आप इसमें 15 अलग अलग हेडलाइंस डाल सकते हैं। ये बड़े नीले अक्षर होंगे जो सामने आएंगे। इनमें से हर एक एक हेडलाइन है, और जो गूगल करेगा वो ये है कि वे कभी कभी इन अलग अलग हेडलाइंस को विभिन्न क्रमों में आजमाएंगे जब वे आपके विज्ञापन चला रहे होंगे। और यह वास्तव में एक अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि फिर आप देख सकते हैं कि कौन सा शब्द या वाक्यांश सबसे अच्छा है जिससे शुरुआत की जाए। और मैं हमेशा सलाह देता हूं कि आप शब्दों और कॉपी को लगातार सुधारते और बदलते रहें, ताकि सबसे अच्छा विकल्प मिल सके। तो मार्केटिंग में मैंने जो सबसे बड़ी बातें सीखी हैं, उनमें से एक ये है कि विज्ञापन चलाने की रणनीति ये है कि आपको बस कुछ शुरू करना है और फिर आप उसे लगातार सुधारना और बदलना शुरू करते हैं। फिर हम स्प्लिट टेस्टिंग या A/B टेस्टिंग करते हैं, जिसमें हम मूल विज्ञापन चलाते हैं और फिर उसी विज्ञापन का थोड़ा सा बदलाव भी चलाते हैं। हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा बेहतर प्रदर्शन करता है। जब हमें बेहतर करने वाला मिलता है, हम उसे लेते हैं और प्रक्रिया दोहराते हैं। हम उसे बदलते हैं, उन दोनों को चलाते हैं और देखते हैं कौन सा बेहतर करता है। आप सुधार करते रहते हैं। जब आप ऐसा करते हैं, आपका विज्ञापन 5% बेहतर हो जाता है। समय के साथ आपके पास एक वाकई बहुत अच्छा विज्ञापन बन जाता है। आप अपने सभी हेडलाइन वहां जोड़ सकते हैं। आपको सभी 15 जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो सिर्फ कुछ ही डाल सकते हैं और फिर हमें अपना विवरण भी भरना है। तो विवरण ये शब्द होंगे जो नीचे छोटे फ़ॉन्ट में दिख रहे हैं। तो आप अपने विज्ञापन के लिए जो भी चीज़ें बताना चाहते हैं, उनके विवरण भरें और आप साइट लिंक भी जोड़ सकते हैं। तो क्या आप नीचे ये बटन देख रहे हैं? आप लोगों को सीधे किसी अलग पेज पर भेज सकते हैं, न कि सिर्फ ऊपर वाले मुख्य नीले बटन पर, और आप यह साइट लिंक के ज़रिए यहाँ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, जैसे कि अबाउट अस पेज या टेम्पलेट्स या कुछ और जोड़ना चाहते हैं, तो आप उन्हें अपने हिसाब से कस्टम रूप से जोड़ सकते हैं, अगर आप लोगों को क्लिक करने के लिए कई अलग अलग विकल्प देना चाहते हैं, है ना? ठीक है, तो एक बार जब आप तय कर लें कि आपके विज्ञापन के लिए पहली पंक्ति क्या होगी, तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम बोली रणनीति सेट करने जा रहे हैं। ये तय करेगा कि हम अपने विज्ञापनों पर कितना खर्च कर रहे हैं, ठीक है? तो हम किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं? हम कन्वर्जन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, या क्लिक पर, या इंप्रेशन शेयर पर, या कन्वर्जन वैल्यू पर। अधिकतर लोगों के लिए आप बस इस पर ध्यान देंगे, क्या यह विज्ञापन मुझे नए ग्राहक दिला रहा है? क्या यह मुझे लीड्स दिला रहा है? क्या यह मुझे बिक्री दिला रहा है? और इसलिए मैं यहीं पर टिके रहने वाला हूं। अब मैं इस बॉक्स को भी चुनने जा रहा हूं, क्योंकि मैं एक लक्षित प्रतिक्रिया लागत सेट करना चाहता हूं। अब मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पहले से पता है कि मेरे लिए एक नया ग्राहक कितने का है। और इसलिए मुझे पता है कि उदाहरण के लिए, अगर आप एक मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं, तो शायद आप हर नए लीड के लिए अधिकतम जो खर्च करना चाहेंगे वह हो सकता है, मान लीजिए, $20 प्रति लीड। मैं यह संख्या बस उदाहरण के लिए बता रहा हूं, लेकिन आप तय कर सकते हैं कि आप हर लीड, हर बिक्री या हर क्लिक के लिए केवल एक निश्चित राशि ही खर्च करना चाहते हैं, है ना? तो CPA का मतलब है कॉस्ट पर एक्विजिशन, और ज़्यादातर मामलों में गूगल के लिए एक्विजिशन तब होगा जब कोई आपकी लिंक पर क्लिक करता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा कॉस्ट पर एक्शन है। ठीक है, तो शायद मैं इसे $5 पर सेट करना चाहूँगा। आपको यह करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन मैं अपना $5 पर सेट करने जा रहा हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, और अब हम अपनी कैंपेन के लिए बजट सेट करने जा रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो शुरुआत में ही गूगल एड्स पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। मेरा सुझाव है कि बहुत छोटे स्तर से शुरू करें, क्योंकि आपकी पहली ऐड, भले ही आप उस पर बहुत समय लगाएं, हकीकत में आपकी पहली ऐड बहुत अच्छी नहीं होगी और उसमें सुधार की गुंजाइश रहेगी।
तो पहली ऐड चलाने का असली मकसद बस इसे टेस्ट करना है और देखना है कि ये कैसा परफॉर्म करती है और क्या इसमें और पैसे लगाना सही रहेगा या नहीं। तो हमारे बजट के लिए देखिए, गूगल हमेशा हमें यही कहेगा, देखो ये सारा पैसा खर्च करो। वे चाहते हैं कि हम रोज़ाना $93 खर्च करें। क्या है ये? मतलब आप जानते हैं $2500 एक महीने में। हमारी पहली ऐड की कोशिश में नहीं, हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। मैं एक कस्टम बजट सेट करूँगा, शायद $25 रोज़ का, ठीक है? तो इससे मुझे हफ्ते में $175 खर्च होंगे। आप इसे इससे भी कम रख सकते हैं। अनुमान है कि हमारे लिंक पर हर हफ्ते लगभग 61 लोग क्लिक कर सकते हैं, जो हमारे लिए एक कन्वर्जन है और इससे हमें कुछ नए ग्राहक मिल सकते हैं, ठीक है? लेकिन मैं छोटे स्तर से शुरू करूंगा। मैं देखूंगा कि ऐड से फ़ायदा हो रहा है या नहीं और फिर मैं इसमें ज़्यादा पैसा लगा सकता हूं। शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा पैसा खर्च मत करिए। यार, मैंने लोगों को देखा है कि वे अपनी पहली गूगल ऐड पर $10,000 तक खर्च कर देते हैं और वो कन्वर्ट नहीं होती और फिर लगता है, देखो तुम्हें बस $100 खर्च करने चाहिए थे, वही चीज़ सीख सकते थे। ठीक है? तो कृपया छोटे स्तर से शुरू करें और फिर जब हम अपना बजट तय कर लेंगे तो हम आगे बढ़कर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आम तौर पर एक शुरुआती ऑफर भी होता है जिससे आपको कुछ फ्री ऐड क्रेडिट्स मिल सकते हैं। तो अगर हम वापस गूगल एड्स के होम पेज पर जाएं तो हमें यहाँ ये विकल्प दिखता है। अगर हम गूगल एड्स पर नए हैं तो हमें $1500 तक के एड क्रेडिट्स मिल सकते हैं। तो अगर हमारे पास उसका कोड है तो हम वह इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसे क्लेम कर सकते हैं। कभी कभी आप कोड्स ढूंढ सकते हैं। अगर मेरे पास कोई कोड्स होंगे तो मैं उन्हें नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि शायद आपको कुछ एड क्रेडिट्स मिल सकें। वे हमेशा उपलब्ध नहीं होते, लेकिन आप आमतौर पर उन्हें ढूंढ सकते हैं। अब हम अपनी पेमेंट्स प्रोफाइल सेटअप करने जा रहे हैं। आप इसके लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अन्य पेमेंट के तरीके जोड़ सकते हैं। और फिर हमारे पास यह विकल्प भी है कि गूगल एड्स का कोई प्रतिनिधि हमें कॉल कर सकता है और वास्तव में हमारी मदद कर सकता है हमारे एड्स चलाने या सेटअप करने में। अगर हमें इससे जुड़ी कोई समस्या या सवाल हो तो आप हाँ कह सकते हैं। वे हमेशा आपसे संपर्क नहीं करते, लेकिन काफ़ी अच्छा मौका है कि वे आपसे संपर्क करेंगे और आपको चीज़ें सुचारू रूप से चलाने में मदद करेंगे। क्योंकि याद रखिए, भले ही गूगल चाहता है कि आप ज़्यादा पैसे खर्च करें, लेकिन वह यह भी चाहता है कि आप एड्स के साथ सफल हों, क्योंकि तब उन्हें लंबे समय में ज़्यादा कमाई होगी। तो आप जानते हैं, उनके पास हमें अपने प्लेटफॉर्म पर अच्छा करने के लिए कुछ प्रोत्साहन भी हैं। तो मैं यहाँ अपने पेमेंट्स प्रोफाइल के लिए जानकारी भर रहा हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब जब हमने अपनी पेमेंट जानकारी डाल दी है तो मैं आपको यहाँ एड्स डैशबोर्ड के बारे में दिखाऊंगा और हमने वो जानकारी सबमिट कर दी है। ये कहता है कि हमारा एड रिव्यू के बाद लाइव हो जाएगा और फिर हमें अपनी वेबसाइट को गूगल से कनेक्ट करना होगा ताकि हम सच में अपनी कन्वर्जन को ट्रैक और माप सकें। तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है जो आप वर्डप्रेस पर चला रहे हैं तो आप इसे यहाँ आसानी से कर सकते हैं, या आप इसे मैन्युअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं बस इंस्टॉल मैन्युअली पर क्लिक करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको असली एड्स डैशबोर्ड में ले जाना चाहता हूँ। तो मैं निश्चित रूप से आपको ये कनेक्ट करने की सलाह देता हूँ, लेकिन हम यहाँ अपने अकाउंट पर आगे बढ़ेंगे क्योंकि मैं वह गूगल टैग बाद में सेटअप करूँगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ डैशबोर्ड के अंदर दिखाना चाहता हूँ। तो हम यहाँ हैं। यही वह जगह है जहां आप अपने सारे एड्स चला रहे होंगे, अपने सारे एड्स को ट्रैक कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि वे कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं। ये सब तब पॉपअप होकर भर जाएगा जब आपका एड लाइव हो जाएगा, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ कुछ अलग अलग चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास यहाँ है, ये वही कैंपेन है जो हमने अभी अभी बनाया है ना? हम हमेशा नए कैंपेन भी बना सकते हैं। तो अगर आप कैंपेन पर जाएं तो आप इसे बदल सकते हैं और आप नए कैंपेन भी जोड़ सकते हैं, है ना? आप यहाँ एक नया कैंपेन बना सकते हैं। आप वही प्रक्रिया दोहरा सकते हैं जो हमने अभी की थी। शायद आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और आप उनके लिए विज्ञापन चलाना चाहते हैं, या फिर अलग अलग बिजनेस हैं तो आप उन बिजनेस के लिए अलग अलग विज्ञापन चलाना चाहते हैं। आप इसके लिए नए कैंपेन बनाकर ऐसा कर सकते हैं। हमारे पास अपने एड ग्रुप्स हैं, है ना? वो लोग जिनको हम टारगेट कर रहे हैं। जो खास विज्ञापन हमने बनाए हैं हम यहाँ और भी बना सकते हैं। हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स चलाने का विकल्प भी है जो वाकई में बहुत अच्छा है। ये गूगल की नई सुविधाओं में से एक है जिसे अब हमें करने की अनुमति है, तो आप इसके साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरी सलाह है कि आप डैशबोर्ड के अंदर काफ़ी समय बिताएं और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे अच्छे से समझें। तो देखिए, ये वे सभी अलग अलग कीवर्ड्स हैं जिन्हें हम टारगेट कर रहे हैं और शायद हम कोई नया कीवर्ड जोड़ना चाहें। हम इसे यहाँ से चुन सकते हैं और उसमें डाल सकते हैं। लेकिन साथ ही बाईं ओर हमारे पास टूल्स सेक्शन भी है और टूल्स सेक्शन में मैं यहाँ काफ़ी समय बिताता हूँ क्योंकि हमारे पास कीवर्ड प्लानर जैसी चीज़ें हैं, ठीक है? तो शायद मैं नए कीवर्ड्स ढूंढ रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा ढूंढना चाहता हूँ जिसे आप जानते हैं शायद बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा हो। हम इन सभी अलग अलग चीज़ों के लिए सर्च वॉल्यूम और फोरकास्ट भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है?
तो मान लीजिए मैं वास्तव में मार्केटिंग एजेंसी फिलाडेल्फिया को लेकर बहुत जिज्ञासु हूं और मैं देख सकता हूं कि इसे हर महीने 1000 से 10,000 बार सर्च किया जा रहा है और इसकी प्रतिस्पर्धा मध्यम है। औसत बोली $2 और 37 सेंट से लेकर $9 और 61 सेंट तक कहीं भी हो सकती है। तो मैं कुछ हद तक सही था। जैसे कि आप जानते हैं, मैं इसके लिए $5 से ज़्यादा नहीं जाना चाहता था, लेकिन कीवर्ड आइडियाज़ भी एक बेहतरीन विकल्प है। तो अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ और मुझे इसके लिए परिणाम मिल सकते हैं, तो यह हमें हर तरह के अलग-अलग आइडियाज़ देगा, जिनके लिए हम विज्ञापन चला सकते हैं, जैसे कि क्रिएटिव एजेंसी फिलाडेल्फिया या डिजिटल एजेंसी फिलाडेल्फिया। तो यहाँ उदाहरण के लिए टियर्नी एजेंसी है, ये शायद एक प्रतियोगी है ना? और हो सकता है आप अपने प्रतियोगी के ऊपर विज्ञापन चलाना चाहें जब कोई आपके प्रतिद्वंद्वी को सर्च करता है और आप एक विज्ञापन के रूप में सामने आ सकते हैं क्योंकि आप उस विशेष कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। तो मैं कीवर्ड प्लानर के अंदर बहुत समय बिताता हूँ नए कीवर्ड्स के लिए आइडियाज़ ढूंढने में जिन पर मैं विज्ञापन चला सकता हूँ, लेकिन यहाँ हमेशा कुछ नया जोड़ा जाता रहता है। तो जैसे क्रिएटर पार्टनरशिप्स यहाँ उनकी नई चीज़ों में से एक है जिसे उन्होंने जोड़ा है। और अगर कभी भी आप खास तौर पर गूगल सर्च एड्स से आगे बढ़ना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं और अलग अलग तरह के विज्ञापन भी चला सकते हैं। आप एक नया कैंपेन बना सकते हैं और उसमें आप तय कर सकते हैं कि शायद आप यूट्यूब पर विज्ञापन चलाना चाहते हैं या डिस्प्ले एड्स या जीमेल एड्स चलाना चाहते हैं। आप ये सब कुछ गूगल एड्स डैशबोर्ड के अंदर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो मददगार और उपयोगी लगी होगी। मुझे सच में उम्मीद है कि मैं कुछ चीज़ें स्पष्ट कर पाया और आपको अपना पहला विज्ञापन चलाने की शुरुआत करने में मदद कर पाया। अगर आपके पास कोई सवाल या समस्या है तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं या नीचे कमेंट्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। मैं आपकी मदद करूंगा। मैं व्यस्त हूं, लेकिन कभी-कभी सही समय पर मैं जवाब दे सकता हूं और लोगों की मदद कर सकता हूं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मैं आप सभी से भविष्य में कभी न कभी मिलूंगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।